नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर दिशा पमेचा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। जी हाँ, तो अभी तक हमने पिछली कक्षाओं में क्या पढ़ा था? हमने पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था। कौन कौन से ऑर्गन्स कैसे काम करते हैं और कैसे क्या क्या एंजाइम सिक्रीट करते हैं, ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ा था। आज हम ये चर्चा करने वाले हैं कि जो एंजाइम्स वो सिक्रीट करते थे ऑर्गन्स, वो कैसे काम करते हैं हमारे खाने पर। तो क्या बात है, एक्साइटेड हो आप लोग जानने के लिए कि कैसे हमारी जो शुगर्स हैं खाने में वो टूटती हैं इनटू सिंपलर शुगर्स, कैसे हमारे जो फैट्स होते हैं खाने में वो डाइजेस्ट होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स कैसे डाइजेस्ट होते हैं और प्रोटीन्स कैसे डाइजेस्ट होते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमारे को ये जानना होगा कि बेसिक मैकेनिज्म क्या है, बेसिक क्या है डाइजेशन का। तो क्या होता है, जब भी हम खाना खाते हैं, हम जब भी फूड खाते हैं या खाना खाते हैं, उसमें 4 तरीके के मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे पास होते हैं। क्या होते हैं? 4 तरीके के मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा होता है प्रोटीन्स, राइट, तीसरे होते हैं लिपिड्स, फैट्स, लिपिड्स को और क्या बोल सकते हैं? फैट्स भी बोल सकते हैं, और चौथे होते हैं न्यूक्लिक एसिड। कौन से होते हैं? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या आते हैं? डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड्स एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड्स, आरएनए। इतनी बात समझ आ गई? क्या क्या आया फूड के अंदर? कार्बोहाइड्रेट्स आया, प्रोटीन्स आया, लिपिड्स एंड फैट्स, लिपिड्स बोल सकते हो या फिर आप फैट्स बोल सकते हो, और न्यूक्लिक एसिड आए जिसमें कि क्या है? डीएनए है और आरएनए है, ठीक है। हमारे खाने का पूरा कॉम्पोजिशन इनसे बना हुआ होता है। साथ ही में कुछ वाइटामिन्स होते हैं, कुछ मिनरल्स होते हैं, और एक बहुत बड़ा कंपोनेंट किसका होता है? वाटर का होता है। तो हम डाइजेशन देखेंगे इन सारे एलिमेंट्स का, इन सारे कंपाउंड्स का हम डाइजेशन देखेंगे। हम ये देखेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनमें जो कॉम्प्लेक्स शुगर्स हैं जैसे कि स्टार्च है, सेल्यूलोस है, वो कैसे सिंपलर शुगर्स में टूटती हैं। जो पॉलीसैकेराइड्स हैं, राइट, वो कैसे डाइसैकेराइड में टूटती है और कैसे डाइसैकेराइड मोनोसैकेराइड में टूटता है, इसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स हमारे फूड में होते हैं इन द फॉर्म ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, लार्ज कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल मैक्रोमॉलिक्यूल्स की तरह हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो पॉलीमर्स होते हैं, अब क्या है, जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं, जो क्या है, मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं या फिर क्या है, जो पॉलीमर्स हैं, ये कैसे बने हुए हैं? ये कैसे बने हुए हैं? बड़ी चीज कैसे बनती है? छोटी छोटी चीजों को जोड़ के बनती है, ठीक है। अब ये जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं ये कैसे बने हुए हैं? ये बने हुए हैं मोनोमर्स से, राइट। किससे बने हुए हैं? ये बने हुए हैं मोनोमर्स से। ये क्या है? पॉलीमर्स है। पॉलीमर्स कैसे बने हुए हैं? मोनोमर्स के जुड़ने से बने हुए हैं। कैसे बने हुए हैं? छोटे छोटे क्या मोनोमर्स आते हैं, जुड़ते हैं एक साथ में और क्या बना देते हैं? पॉलीमर्स बना देते हैं। तो मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है? छोटे छोटे मोनोमर्स हैं। क्या है ये हमारे पास? छोटे छोटे मोनोमर्स हैं, और ये आपस में एक दूसरों के साथ बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। और इन बॉन्ड्स को हम क्या बोलते हैं? इन बॉन्ड्स को हम बोलते हैं एनहाइड्रस बॉन्ड्स। क्या बोलते हैं? एनहाइड्रस बॉन्ड्स। मतलब ये बॉन्ड कैसे बनाए? वो बॉन्ड जो कि रिमूवल ऑफ वाटर करके बनाए, मतलब पानी को हटाया गया है और फिर बॉन्ड बनाया गया है, ठीक है। ऐसे बॉन्ड्स जो पानी के हटने से बनते हैं उनको क्या बोला जाता है? एनहाइड्रस बॉन्ड्स बोला जाता है, ठीक है। अब मोनोमर सारे ऐसे एनहाइड्रस बॉन्ड से जुड़ जुड़ के क्या बनाते हैं? मैक्रोमॉलिक्यूल्स बनाते हैं।
या फिर बहुत सारे मोनोमर्स एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं, पॉलीमर्स बनाते हैं। ठीक है, सो पॉलीमर्स क्या होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल सॉल्यूबल एंड सब यूनिट मॉलिक्यूल्स कॉल्ड मोनोमर्स। अब जो ये मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, जो ये क्या होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, ये कैसे होते हैं, ये कैसे होते हैं, मैक्रो मतलब बड़े, लार्ज होंगे। अब बड़ा मॉलिक्यूल है तो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, और कॉम्प्लेक्स है तो क्या हो जाएगा, इनसॉल्यूबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनसॉल्यूबल हो जाएगा। मतलब क्या होएगा, किसी में घुलेगा नहीं, पानी में घुलेगा नहीं। अब क्या है, ये जो मोनोमर्स होते हैं ये क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, स्मॉल होते हैं। कॉम्प्लेक्स का ऑपोजिट क्या होगा, कॉम्प्लेक्स का उल्टा क्या होगा, सिंपल होगा। और इनसॉल्यूबल से ये क्या बन जाते हैं, सॉल्यूबल बन जाते हैं, मतलब पानी में घुलनशील हो जाते हैं। ठीक है, monomers in the polymers of these foods are held together by anhydro bonds, या फिर हम इनको क्या बोल सकते हैं, anhydrous bonds, that is bonds formed by the removal of water। क्या हमने पानी को हटा दिया और बॉन्ड बना दिया। When polymers are made to react with water, अब पॉलीमर्स को जब आप, इन पॉलीमर्स को जब आप पानी के साथ में और इंजाइम्स की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाओगे, किसकी प्रेजेंस ज़रूरी है, इंजाइम्स की प्रेजेंस ज़रूरी है, तो ये पॉलीमर्स क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे और क्या बना लेंगे, मोनोमर्स बना लेंगे। क्या बना लेंगे, फिर से छोटे छोटे यूनिट्स में ब्रेक डाउन हो जाएंगे। When polymers are made to react with water in the presence of enzymes, तो ये presence of enzymes क्या है हमारा, presence of enzymes होना बहुत important है। नहीं तो हमने पीछे क्या लिखा है, जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं या पॉलीमर्स हैं वो कैसे हैं, यहाँ पे इनसॉल्यूबल है। अब जब एंजाइम प्रेजेंट होगा तभी तो ये वाटर के साथ में ब्रेक डाउन करेंगे, वाटर के साथ में क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, एंड दीज पॉलीमर्स ब्रेक डाउन इनटू मोनोमर्स, और क्या बना लेंगे, मोनोमर्स फॉर्म कर लेंगे। राइट, दिस इज देयर डाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। केमिकली इट इज देयर हाइड्रोलाइसिस। क्या है, हाइड्रोलाइसिस है। In other words, digestion is a process in which the polymers of carbohydrates, fats, proteins and nucleic acids are broken down into their monomers by the addition of water with the help of enzymes। मतलब क्या बोला जा रहा है, जो हमने यहाँ पे लिखा है कि डाइजेशन क्या है, डाइजेशन है पॉलीमर्स का ब्रेकडाउन इनटू मोनोमर्स with the help of water in the presence of enzymes, in the presence of enzymes। enzyme का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो लाइन है, in the presence of enzymes, this is very important, right? These enzymes are called hydrolases। क्या बोलते हैं digestive enzymes को, hydrolases बोलते हैं। एंड सबसे ज़्यादा वैरायटी जो digestive enzymes की होती है वो किन में पाई जाती है, ओमनीवोर्स में पाई जाती है। ओमनीवोर्स कौन से होते हैं, जो कि पेड़ पौधे भी खाते हैं और मांस मच्छी भी खाते हैं, मतलब वेजिटेरियंस भी हैं और नॉन वेजिटेरियंस भी हैं। राइट, हाइड्रोलेजेस आर 4 मेन टाइप्स। हाइड्रोलेजेस क्या है, 4 तरीके के होते हैं हाइड्रोलेजेस। अब जो हाइड्रोलेजेस हैं वो 4 तरीके के होते हैं। हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम आएगा, कार्बोहाइड्रेजेस। क्या आएगा, कार्बोहाइड्रेजेस। कौन सा एंजाइम आएगा, कार्बोहाइड्रेजेस। फिर है प्रोटीनेजेस, मतलब जो हमारे खाने में प्रोटीन्स हैं उनको डाइजेस्ट करने के लिए क्या आएंगे, प्रोटीनेजेस है। हमारे खाने में जो लिपिड है, फैट है, जैसे कि घी है, ऑयल है, इनको डाइजेस्ट करने के लिए कौन आएंगे, लाइपेजेस। कौन आएंगे, लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए लाइपेजेस। और न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने के लिए क्या आएंगे, न्यूक्लिएजेस। क्या आएंगे, न्यूक्लिएजेस। तो 4 तरह के हाइड्रोलेजेस हो सकते हैं, या फिर आप इनको बोल सकते हो
4 तरीके के डाइजेस्टिव एंजाइम्स हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेजेस, प्रोटीनेजेस, लाइपेजेस एंड न्यूक्लिएजेस। इतनी बात समझ आ गई। सबसे पहले बात हम किसकी करने वाले हैं, कार्बोहाइड्रेजेस की बात करने वाले हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेजेस होते हैं वो क्या होता है, जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, जो क्या होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स। यहाँ से ये हाइफन हटाएंगे, ये हाइफन यहाँ पे नहीं लगेगा, ये एक वर्ड है। क्या है ये वर्ड, ये है पॉलीसैकेराइड्स। क्या है ये, पॉलीसैकेराइड्स, मतलब बहुत सारे शुगर के मोनोमर्स जुड़कर क्या बनाया है, पॉलीसैकेराइड्स बनाया है। अब पॉलीसैकेराइड्स को क्या ब्रेक करता है, पॉलीसैकेराइड्स को कौन सा एंजाइम ब्रेक करेगा, कार्बोहाइड्रेजेस ब्रेक करेगा। अब कार्बोहाइड्रेजेस में से जो अमाइलेजेस हैं वो ब्रेक करेंगे पॉलीसैकेराइड को इनटू डाइसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड को किस में ब्रेक करेंगे, इनटू डाइसैकेराइड। ठीक है, सो अमाइलेजेस स्प्लिट करते हैं पॉलीसैकेराइड को, जैसे कि स्टार्च, सेल्यूलोज, इनटू डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स कौन से होते हैं, दो यूनिट, दो मोनोमर के जुड़ने से जो शुगर बनती है, दो मोनोमर के जुड़ने से जो शुगर बनती है उसको हम बोलते हैं डाइसैकेराइड। एंड जो कि मल्टीपल मोनोमर्स के जुड़ने से बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीसैकेराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलीसैकेराइड बोलते हैं। पॉली मतलब मेनी, डाई मतलब दो, सो दो मोनोमर्स के जुड़ने से जो बना वो क्या हो गया, डाइसैकेराइड हो गया। अब डाइसैकेराइड में आपके पास कौन कौन सी शुगर्स आ जाती हैं, माल्टोस आता है, आइसोमाल्टोस आ जाता है, राइट, एंड लैक्टोस, ठीक है, सुक्रोस, ये सब क्या है, ये सब है हमारे डाइसैकेराइड्स, मतलब जो दो दो यूनिट से मिलकर बने हैं। अब जो पॉलीसैकेराइड्स हैं वो कौन कौन से हैं, पॉलीसैकेराइड्स जो हमारी डाइट में आते हैं वो है स्टार्च और वो है सेल्यूलोस। क्या है, स्टार्च और सेल्यूलोस है। ठीक है, सो ये देखिए यहाँ पे माल्टोज, सुक्रोस, आइसोमाल्टोज एंड डेक्स्ट्रिन्स भी आते हैं। एक यहाँ पे मिस हो गया, क्या होते हैं वो, डेक्स्ट्रिन्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या है, डाइसैकेराइड्स हैं। अब जो डाइसैकेराइड्स हैं उनका भी तो फर्दर डाइजेशन होगा, उनको तोड़ के क्या बनाएंगे हम, मोनोसैकेराइड। जो हमने ये दो बनाए थे अब इनको भी तो तोड़ना पड़ेगा और इनको तोड़कर सिंगल सिंगल यूनिट बनाना पड़ेगा। मतलब डाई से ये क्या होंगे, डाई से इनको क्या होना है, मोनो होना है। तो यहाँ पे फिर से क्या आएगा, अमाइलेजेस आएंगे। क्या आएंगे, अमाइलेजेस आएंगे, जो कि डाइसैकेराइड्स को तोड़कर क्या बना देंगे, मोनोसैकेराइड्स बना देंगे। क्या बना देंगे, मोनोसैकेराइड्स बना देंगे। अब डाइसैकेराइड्स में ये सारे आ जाएंगे, माल्टोज, आइसोमाल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोस एंड डेक्स्ट्रिन्स। ठीक है, अब मोनोसैकेराइड्स कौन से होंगे, जैसे कि ग्लूकोस, जैसे कि फ्रक्टोस, और कौन से होते हैं याद करो, ग्लूकोज, फ्रक्टोस एंड गैलेक्टोज। ठीक है, ये सारे क्या हैं हमारे, ये सारे हैं हमारे मोनोसैकेराइड्स। यहाँ पे लैक्टोस लिख दिया, जी लिख दिया यहाँ पे। सो मोनोसैकेराइड्स कौन कौन से हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोस एंड गैलेक्टोज। और इन्हीं के मोनोमर्स के डाइसैकेराइड्स बनते हैं। इन्हीं के मोनोमर्स जुड़ने से, अलग अलग कॉम्बिनेशन में जुड़ने से क्या बन जाता है, डाइसैकेराइड्स बन जाते हैं। इतनी बात समझ आ गई। अब आते हैं हम दूसरे टाइप ऑफ हाइड्रोलेजेस पे या फिर डाइजेस्टिव एंजाइम्स पे, जिनका नाम क्या है, प्रोटीएजेस, या फिर हम उनको क्या बोल सकते हैं, प्रोटीनेजेस भी बोल सकते हैं। प्रोटीनेजेस मतलब जो एंजाइम प्रोटीन को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, ब्रेक डाउन करता है। हाइड्रोलेजेस हम इनको क्यों बोलते हैं, क्यों इनकी कैटेगरी को हम बोलते हैं हाइड्रोलेजेस, या फिर कार्बोहाइड्रेजेस, प्रोटीनेजेस, लाइपेजेस एंड न्यूक्लिएजेस, ये सारे हाइड्रोलेजेस में क्यों आते हैं, क्योंकि ये यूज करते हैं पानी को, वाटर को यूज करते हैं टू ब्रेक डाउन दी मॉलिक्यूल। इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोला है, हाइड्रोलाइसिस बोला है। ठीक है,
अब जो प्रोटीनेजेस होते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं। एक होते हैं एंडोप्रोटीएजेस, क्या बोलेंगे हम इनको, या फिर एंडोपेप्टाइडेजेस, क्या बोलेंगे, एंडोपेप्टाइडेजेस। और दूसरे होते हैं एक्सोपेप्टाइडेजेस, क्या है, एक्सोपेप्टाइडेजेस। ठीक है, अब जो हमने पढ़े थे काइमोट्रिप्सिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ये सारे कहाँ आ जाते हैं, एंडोपेप्टाइडेजेस में आ जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं, एंडोपेप्टाइडेजेस में आ जाते हैं। तो ये जो एंडोपेप्टाइडेजेस है ये क्या करते हैं, अब ये जो एंडोपेप्टाइडेजेस होते हैं ये क्या करते हैं, ये प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं इनटू प्रोटीओजेस। क्या बोलते हैं इसको, प्रोटीओजेस, या फिर हम इनको क्या बोल सकते हैं, पेप्टोन्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, पेप्टोन्स बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, पेप्टाइड्स बोल सकते हैं। मतलब छोटी छोटी अमीनो एसिड की चेन्स में तोड़ देंगे। ठीक है, ये हुए एंडोपेप्टाइडेजेस। एक्सोपेप्टाइडेजेस क्या होंगे, एक्सोपेप्टाइडेजेस वो होते हैं जैसे कि कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस। क्या है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस। ठीक है, ये क्या लिखा है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस। और कौन से होंगे, अमीनो पेप्टाइडेजेस। क्या होंगे, अमीनो पेप्टाइडेजेस होंगे। फिर होंगे जो डाइपेप्टाइडेजेस होंगे। क्या होंगे, डाइपेप्टाइडेजेस होंगे, जो कि क्या करेंगे, और ये सारे क्या करेंगे, कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस, अमीनो पेप्टाइडेजेस, डाइपेप्टाइडेजेस क्या करेंगे, ये सब पेप्टाइड्स को जो यहाँ से बनी है, ये जो पेप्टाइड्स बनी है, छोटे छोटे अमाइनो एसिड की जो चेन्स बनी है, उनको क्या करेंगे, ये फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे। क्या करेंगे, फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे इनटू स्मॉलर पेप्टाइड्स एंड अमीनो एसिड्स। क्योंकि जो प्रोटीन्स बने हुए हैं वो किससे बने हैं, वो बने हैं हमारे अमीनो एसिड्स के लिंक होने से। किससे बने हैं, अमीनो एसिड्स के लिंक होने से बने हैं। ठीक है, जब अमीनो एसिड्स लिंक होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, पेप्टाइड्स बनाते हैं। जब काफ़ी सारी पेप्टाइड्स एक साथ जुड़ती हैं तो वो क्या बनाती है, पॉलीपेप्टाइड बनाती हैं। अगर दो पेप्टाइड चेन जुड़ती है तो वो क्या बनाएंगी, डाइपेप्टाइड बनाएंगी। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड के ऊपर जब कुछ प्रोसेसिंग होती है तो वो क्या बन जाता है, फंक्शनल प्रोटीन बनता है। क्या बनता है, फंक्शनल प्रोटीन बनता है। राइट, अब जो ये प्रोटीनेजेस है इनको और क्या बोल सकते हैं हम, प्रोटीएजेस भी बोलते हैं। एंड ये क्या होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं। आपको अगर याद होगा मैंने आपको क्या कहा था कि जो पेप्सिनोजेन है या फिर ट्रिप्सिनोजेन है, क्या है, ट्रिप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन, प्रोरेनिन, राइट, काइमोट्रिप्सिनोजेन, ट्रिप्सिनोजेन, ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम्स। क्या है ये, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम्स। ये अभी प्रोटीन को ब्रेक डाउन नहीं करेंगे। इन पर क्या होगा, इन पर किसका एक्शन होगा, HCl का एक्शन होगा। जब HCl आएगा तब ये क्या हो जाएंगे, एक्टिव फॉर्म में आ जाएंगे। तब ये क्या हो जाएंगे, एक्टिव फॉर्म में आ जाएंगे। कभी किसी ने सोचा है कि ये एंजाइम्स क्यों ऐसे इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज करे जाते हैं, सोच के बताओ। हमारे सेल्स में भी तो कुछ प्रोटीन्स लगे होते हैं, हमारे सेल्स में भी तो बहुत सारे प्रोटीन्स लगे होते हैं। जो हमारी सेल की मेम्ब्रेन होती है उसमें प्रोटीन्स लगे होते हैं। अगर मान लीजिए कि ये एक्टिव फॉर्म में रिलीज हो गए तो क्या होगा, हमारे जो सेल्स में, जो अंदर इंटेस्टाइन में या एलिमेंट्री कैनाल की जो सेल्स में प्रोटीन्स लगे हुए होंगे वो डाइजेस्ट हो जाएंगे। इसीलिए ताकि वो डाइजेस्ट ना हो, इन एंजाइम को इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज किया जाता है। इतनी बात समझ आ गई। सो प्रोटीनेजेस आर जनरली रिलीज्ड इन इनएक्टिव फॉर्म
because their active form would hydrolyze cellular and extracellular proteins of organisms. अगर अब फूड नहीं आया और ये फूड आने से पहले ये सारे एंजाइम्स रिलीज हो गए और मान लीजिए ये एक्टिव फॉर्म में थे, तो क्या होगा, जो भी सारे एंजाइम्स या प्रोटीन्स क्या होंगे, हमारे सेल में होंगे या सेल के बाहर चारों तरफ होंगे, वो क्या होने लग जाएंगे, डाइजेस्ट होने लग जाएंगे। इसीलिए इनको किस में छोड़ा जाता है, इनएक्टिव फॉर्म में छोड़ा जाता है, राइट। लाइपेजेस की अगर हम बात करें तो लाइपेजेस क्या करते हैं, जो फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करते हैं इनटू अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल अलोंग विद फैटी एसिड। क्या, अलोंग विद फैटी एसिड। अब क्या होता है, जो ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल होता है, जो ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल होता है वो कुछ ऐसा होता है। कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। अब इसके साथ में इस H की जगह पे क्या जुड़े हुए होते हैं, इस H की जगह पे क्या जुड़े हुए होते हैं, कुछ फैटी एसिड्स जुड़े हुए होते हैं। क्या जुड़े हुए होते हैं, फैटी एसिड्स जुड़े हुए होते हैं। अब मान लीजिए ये जो वाइट रीजन है फैटी एसिड का, अगर पूरा क्या है, अगर मान लीजिए पूरा आपके पास ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है, पूरा क्या है, ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है आपके पास में, यहाँ पे H लगा हुआ है और ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल में एक फैटी एसिड लगा हुआ है, एक क्या लगा हुआ है, फैटी एसिड लगा हुआ है। तो उसको हम बोलेंगे, एक फैटी एसिड वाले को हम क्या बोलेंगे, एक फैटी एसिड वाले को हम बोलेंगे मोनोग्लिसराइड। क्या बोलेंगे, मोनोग्लिसराइड बोलेंगे। मान लीजिए अब इस मॉलिक्यूल में ये वाला H हट गया यहाँ से और क्या हो गया, एक और फैट मॉलिक्यूल लग गया। क्या लग गया, एक और फैटी एसिड का मॉलिक्यूल लग गया। तो अब दो फैटी एसिड वाले मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे, दो फैटी एसिड वाले मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे, डाइग्लिसराइड। क्या बोलेंगे, डाइग्लिसराइड। अब यहाँ से भी H हट गया और यहाँ पर भी क्या लग गया, फैटी एसिड का मॉलिक्यूल लग गया। तो अब क्या हो गए, तीन फैटी एसिड लग गए, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइग्लिसराइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्राइग्लिसराइड बोलेंगे। इतनी बात समझ आ गई। अब जो फैट है ये क्या है, ये एक फैट मॉलिक्यूल है जिसमें ग्लिसरॉल का भी कंपोनेंट है, साथ ही में फैटी एसिड भी हैं। तो लाइपेजेस क्या करेगा, फैटी एसिड्स को निकालेगा और ग्लिसरॉल को अलग निकाल देगा। सो दीज हाइड्रोलाइज फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। न्यूक्लियेजेस की अगर हम बात करते हैं तो न्यूक्लियेजेस में क्या होता है, जो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियेज है वो डीएनए को ब्रेक डाउन कर देगा, किसमें, डीएनए को ब्रेक डाउन कर देगा इनटू डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स में। किस में कर देगा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स में। और आरएनए को ब्रेक डाउन कर देगा इनटू राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। किस में ब्रेक डाउन कर देगा, राइबो न्यूक्लियोटाइड्स में ब्रेक डाउन कर देंगे। कौन कर देंगे, न्यूक्लियेजेस कर देंगे। यहाँ पे ये डैश नहीं आएगा, ये कंप्लीट वर्ड होगा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, समझ आ गई इतनी सी बात। आगे देखते हैं। तो जो न्यूक्लियोटाइडेजेस हैं, अब डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स तो बन गए, अब इनको भी तो फर्दर ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, इनको भी तो फर्दर तोड़ना पड़ेगा। तो न्यूक्लियोटाइड्स को ब्रेक डाउन करने के लिए कौन आएगा, न्यूक्लियोटाइडेजेस। क्या आएंगे, न्यूक्लियोटाइडेजेस आएंगे। क्या आएंगे, न्यूक्लियोटाइडेजेस आएंगे, जो कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स को किस में ब्रेक डाउन करेंगे, इनटू न्यूक्लियोसाइड्स, इनटू न्यूक्लियोसाइड्स। और इनमें जो एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको अलग से निकाल देंगे। क्या करेंगे, अलग से निकाल देंगे। तो क्या होगा, जो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो उनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे क्या लगी होती है, ऑक्सीजन, यहाँ पे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लगा होता है फॉस्फेट का,
यहाँ पे होगा 3 प्राइम पे H होगा, राइट, क्योंकि ये क्या है, डीऑक्सी है, और यहाँ पे क्या लगा होगा, नाइट्रोजनस बेस लगा होगा, या तो प्यूरीन होगा या पिरिमिडीन होगा। ठीक है, तो अब अगर न्यूक्लियोटाइडेजेस का एक्शन हुआ तो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइडेजेस क्या करेंगे, इस फॉस्फेट ग्रुप को अलग कर देंगे। क्या कर देंगे, इस फॉस्फेट ग्रुप को अलग निकाल देंगे, और क्या बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, ये एक न्यूक्लियोसाइड रह जाएगा। क्या रह जाएगा, न्यूक्लियोसाइड। यहाँ पे या तो H हो सकता है, और अगर राइबो हुआ तो OH हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या जुड़ा रह जाएगा, हमारा प्यूरीन रह जाएगा, या फिर पिरिमिडीन लगा हुआ रह जाएगा। साथ ही में क्या निकल जाएगा, फॉस्फेट का इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल निकल जाएगा। ठीक है, अब ये किसने किया, न्यूक्लियोटाइडेजेस ने किया। कंफ्यूज नहीं होंगी, किसने किया, न्यूक्लियोटाइडेजेस ने किया। किसने किया, न्यूक्लियोटाइडेजेस, टाइडेजेस ने। अब दूसरा तरीका एक और होता है, ये तो हमने न्यूक्लियोटाइडेजेस पढ़ा, दूसरा क्या होता है एंजाइम, न्यूक्लियोसाइडेजेस, जो इस न्यूक्लियोसाइड को भी ब्रेक डाउन करेगा। क्या करेगा, इस न्यूक्लियोसाइड को भी ब्रेक डाउन करेगा। कैसे ब्रेक डाउन करेगा, पेंटोस शुगर अलग निकल जाएगी, और यहाँ से इसका नाइट्रोजनस बेस अलग हो जाएगा। मतलब यहाँ से नाइट्रोजनस बेस निकलेगा न्यूक्लियोसाइडेजेस से, और पेंटोस शुगर अलग हो जाएगी। इतनी बात समझ आ गई। तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे कि हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं खाने में, वो कैसे हमारे डाइजेस्ट होते हैं। ठीक है, हमारे मुंह में कैसे डाइजेस्ट हो रहे हैं, स्टमक में डाइजेस्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, हमारे इंटेस्टाइन्स में वो कैसे डाइजेस्ट हो रहे हैं, कौन से एंजाइम के एक्शंस हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें अब हम देखेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। तो अब क्या होता है, जब हम खाने को हमारे मुंह में लेते हैं, मैंने पहले भी बोला था कि जब भी आप चपाती को, व्हीट की चपाती को या गेहूं की चपाती को आप अपने मुंह में बिना किसी सब्जी के साथ या बिना कुछ लगाए अगर चबाओगे, तो आप उसको क्या महसूस करोगे, मीठापन महसूस करोगे। क्यों करोगे, क्योंकि जो उसमें शुगर है वो किस में ब्रेक डाउन, कॉम्प्लेक्स शुगर है, वो किस में ब्रेक डाउन हो रही है, सिंपल शुगर में, ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो रही है। ठीक है, तो क्या है, जो माउथ है, जो क्या है, माउथ है, माउथ में आपकी 30% ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, माउथ में क्या होगा, 30% ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स माउथ में ही ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ओरल कैविटी में ही 30% ब्रेक डाउन हो जाता है शुगर का। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो कि हमारे पास क्या होंगे, स्टार्च होगा। अगर स्टार्च के ऊपर क्या आएगा, अब माउथ में क्या रिलीज होता है, सलाइवा रिलीज होता है। सलाइवा में ऐसा कौन सा एंजाइम है जो कि स्टार्च के ऊपर एक्शन करेगा, कौन सा है, याद करो, हमने क्या पढ़ा था, अमाइलेज पढ़ा था। स्टार्च के कॉम्पोजिशन में हमने क्या पढ़ा था कि क्या होंगे, अमाइलेज होगा। अमाइलेज को और क्या बोलते हैं, टाइलिन भी बोलते हैं। तो ये अमाइलेज स्टार्च को किस में ब्रेक डाउन करेगा, माल्टोज में ब्रेक डाउन करेगा, राइट, और किस में ब्रेक डाउन करेगा, आइसोमाल्टोज में ब्रेक डाउन करेगा। साथ ही में किस में ब्रेक डाउन करेगा, डेक्स्ट्रिन में ब्रेक डाउन करेगा। किस में करेगा, स्टार्च को अमाइलेज क्या करेगा, माल्टोज में ब्रेक डाउन करेगा, आइसोमाल्टोज में ब्रेक डाउन करेगा, एंड डेक्स्ट्रिन में ब्रेक डाउन करेगा। इतनी बात समझ आ गई। अब अगर सलाइवा की यहाँ पे बात करते हैं कि कहाँ से आया हमारे पास ये अमाइलेज, सलाइवा से आया। तो सलाइवा में क्या क्या होगा, वाटर होगा, म्यूकस था, हमने क्या पढ़ा था, म्यूकस था, वाटर था, साथ ही में क्या था, अमाइलेज था, सलाइवरी अमाइलेज था, और क्या था, थायोसाइनेट के आयंस थे। क्या थे, थायोसाइनेट के आयंस थे, और क्या थे, कुछ लाइजोजाइम्स थे। अब ये थायोसाइनेट और लाइजोजाइम्स के आयंस क्या करते हैं, ये होते हैं एंटी बैक्टीरियल इन एक्शन। क्या होते हैं ये,
एंटी बैक्टीरियल एक्शन होता है इनका, मतलब कोई भी अगर बैक्टीरिया है उसको ये क्या करेंगे, किल कर देंगे। क्या कर देंगे, किल कर देंगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑफ 3 काइंड्स, 3 तरीके के हो सकते हैं, पॉलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड मोनोसैकेराइड। पॉली मतलब बहुत सारे शुगर जुड़े हुए हैं, डाई मतलब 2 शुगर जुड़ा हुआ है, एंड मोनोसैकेराइड मतलब एक शुगर जुड़ा हुआ है। Polysaccharides and disaccharides are broken down to monosaccharides during the process of digestion. Starch and cellulose are polysaccharides that are present. किन किन में प्रेजेंट होती है स्टार्च? सीरियल ग्रेन्स में प्रेजेंट होती है, पोटैटो में, ट्यूबर्स में और फ्रूट्स में, जो हमें मीठे लगते हैं फ्रूट्स। तो जो सुक्रोज है वो हमें गन्ने में मिलती है, किस में मिलती है, शुगर केन में मिलती है। माल्टोज माल्टा में मिलती है। लैक्टोज हमारे को किस में मिलता है, दूध में मिलता है एज डाइसैकेराइड्स, राइट। सो एंजाइम्स विच एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, जो कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ते हैं उनको क्या बोला जाता है, कार्बोहाइड्रेजेस बोला जाता है। अब डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इनटू द ओरल कैविटी, तो सबसे पहले खाना कहाँ आया, मुंह में आया, ओरल कैविटी में आया। अब वहां पे किसका एक्शन होगा, सलाइवा का एक्शन होगा। किसका एक्शन होगा, सलाइवा का एक्शन होगा। ओरल कैविटी में फूड को मिक्स किया जाता है सलाइवा के साथ में, और सलाइवा में एक एंजाइम होता है जिसको बोला जाता है सलाइवरी एमाइलेज या फिर टायलिन। क्या बोला जाता है, टायलिन, विच कन्वर्ट स्टार्च इनटू माल्टोज। किसको, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, आइसोमाल्टोज एंड स्मॉल डेक्स्ट्रिन्स कॉल्ड अल्फा डेक्स्ट्रिन्स। ये दिखाया, स्टार्च में अमाइलेज ने, स्टार्च को अमाइलेज ने किस में तोड़ दिया, माल्टोज में, आइसोमाल्टोज में एंड डेक्स्ट्रिन्स में। किस में, डेक्स्ट्रिन्स में, और इसको क्या बोलते हैं, अल्फा डेक्स्ट्रिन्स बोलते हैं, राइट। 30% कहाँ हो जाता है डाइजेशन या हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ओरल कैविटी में ही हो जाता है। लाइसोजाइम्स प्रेजेंट होते हैं सलाइवा में जो कि एक्ट करते हैं एज एंटीबैक्टीरियल एंजाइम, एंड बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं जो कि जो खाने में अगर एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, ठीक है। जो थायोसाइनेट आयंस होते हैं वो भी कैसे काम करते हैं, एंटी माइक्रोबियल एजेंट। तो जो लाइसोजाइम्स होते हैं वो एंटीबैक्टीरियल होते हैं। जो हमने क्या पढ़े हैं, लाइसोजाइम्स जो होते हैं वो बैक्टीरिया को मारते हैं। किसको मारते हैं, बैक्टीरिया को मारते हैं। और जो थायोसाइनेट के आयंस होते हैं, जो थायोसाइनेट के आयंस होते हैं वो दूसरे माइक्रोब्स को मारते हैं। किसको मारते हैं, दूसरे माइक्रोब्स को मारते हैं। इसलिए हमने इसको क्या बोला है, एंटी माइक्रोबियल। क्या बोला है, एंटी माइक्रोबियल। अब जब खाने के काफ़ी हद तक बैक्टीरिया और माइक्रोब्स को ख़त्म कर दिया जाएगा तो इन्फेक्शन होने के चांसेस क्या होंगे, कम हो जाएंगे। सो दिस प्रिवेंट्स इन्फेक्शन बाय द माइक्रोब्स, जो खाने के साथ हमारे कहाँ चले जाते हैं, पेट में चले जाते हैं, ठीक है। म्यूकस ऑफ द सलाइवा, जो म्यूकस होता है वो हमारे खाने को क्या करता है, मॉइस्ट करता है, सॉफ्ट बनाता है, और जो डिसॉल्व करता है फूड को और ल्यूब्रिकेट करता है ईसोफेगस को। म्यूकस का हमने क्या काम बताया था, म्यूकस का हमने काम बताया था कि किसी भी प्रकार का फ्रिक्शन या घर्षण ईसोफेगस में या एलिमेंट्री कैनाल में नहीं हो और खाना आराम से आगे बढ़ सके, इसलिए म्यूकस प्रोड्यूस होता है, ठीक है। सलाइवरी अमाइलेज बहुत सारे वर्टिब्रेट्स में या हर्बीवोर्स में एब्सेंट होता है, जैसे कि काउज में, बफेलोज में, एंड प्रेडेटरी कार्निवोरस मैमल्स जैसे कि लायन और टाइगर में सलाइवा नहीं होता है। लेकिन पिग्स में सलाइवा होता है। किस में होता है, सुअर में, पिग्स में सलाइवा होता है। गैस्ट्रिक जूसेस जिनमें क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक अमाइलेज है। हमने पढ़ा था कि जो गैस्ट्रिक अमाइलेज होता है वो हाई एसिडिक कंडीशंस में, हाईली एसिडिक कंडीशन में क्या हो जाता है, गैस्ट्रिक अमाइलेज जो होता है हाईली एसिडिक कंडीशन में क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है।
तो गैस्ट्रिक अमाइलेज का फंक्शन हाई एसिड कंडीशंस में इनहिबिट हो जाता है, ठीक है। तो ये था डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन ओरल कैविटी। अब ओरल कैविटी से हम कहाँ आएंगे? स्टमक में आएंगे। कहाँ आएंगे? स्टमक में आएंगे। अब हम आ जाते हैं डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब क्या होगा? हमारी जो वेगस नर्व है, क्या है? जो हमारी वेगस नर्व है, जिसको 10th क्रेनियल नर्व, यहाँ पे स्पेलिंग ठीक कर लेंगे, CRANIL, क्रेनियल नर्व, जो 10th क्रेनियल नर्व है, और सिक्रेटिंग जो हमारा क्या है? गैस्ट्रो इंटेस्टिनल हॉर्मोन्स है, जो इंडिकेट करता है या स्टिम्युलेट करता है कि क्या सिक्रीट करो? डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करो। और ब्रनर्स ग्लैंड को, जो ब्रनर्स ग्लैंड है, जो हमने पढ़ी थी पिछली क्लास में, कहाँ प्रेजेंट होती हैं? इंटेस्टाइन्स में प्रेजेंट होती हैं, राइट। डुओडेनम में प्रेजेंट होती हैं। कहाँ प्रेजेंट होती हैं? ओनली डुओडेनम में प्रेजेंट होती हैं ये, राइट। स्मॉल इंटेस्टाइन की डुओडेनम में प्रेजेंट होती है। ये क्या करती हैं? सिक्रीट करती हैं लार्ज अमाउंट ऑफ विस्कस एंजाइम्स। अब ये एक तरीके का म्यूकॉइड फ्लूइड रिलीज करना चालू कर देंगी। म्यूकॉइड फ्लूइड क्या होता है? जिसमें किसी भी तरह का क्या नहीं होता है? एंजाइम नहीं होता, इट इज एंजाइम फ्री। लेकिन उसमें क्या होगा? काफी सारा म्यूकस होगा, गाढ़ा होगा, एंजाइम फ्री होगा, अल्कलाइन होएगा। क्या होगा? अल्कलाइन होएगा, वाटरी म्यूकॉइड फ्लूइड होएगा। दिस सिक्रीशन इनेबल्स द डुओडेनम टू विथस्टैंड द एसिडिक काइम। तो म्यूकस का दूसरा फंक्शन क्या था? म्यूकस का दूसरा फंक्शन ये था कि जो स्टमक से एसिडिक खाना आ रहा है, वो जब आ रहा है डुओडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन में घुस रहा है, तो म्यूकस वहाँ की वॉल्स को प्रोटेक्ट करेगी उस एसिड से। क्या करेगी? वहाँ की वॉल्स को प्रोटेक्ट करेगी एंड उसको क्या करेगी? विथस्टैंड करने में मदद करेगी उस एसिडिक काइम को, जो कहाँ से आ रहा है? स्टमक से आ रहा है, जब तक कि वो न्यूट्रलाइज नहीं हो जाता। अब न्यूट्रलाइज कौन करेगा? अल्कलाइन पैनक्रियाटिक जूस, जिसका पीएच क्या है? 7.8 है। जिसका पीएच क्या है? 7.8 है। और इसमें क्या न्यूट्रलाइज करेगा? सोडियम बाइकार्बोनेट के जो आयंस होंगे, वो इस एसिड को क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करेगा। क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है। अब जो म्यूकस है, दैट इज सिक्रीटेड बाय द गॉबलेट सेल्स। ये तो हमने पढ़ते ही आए हैं बचपन से कि जो गॉबलेट सेल्स हैं वो किस लिए बने हैं? म्यूकस सिक्रीट करने के लिए बने हैं। क्या करने के लिए सिक्रीट बने हैं? म्यूकस सिक्रीट करने के लिए बने हैं। साथ ही में जो वाटर है और इलेक्ट्रोलाइट्स है, वो कौन करता है? एंटेरोसाइट्स करते हैं। एंटेरोसाइट्स क्या करते हैं? ये सब हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि जो एंटेरोसाइट्स हैं वो क्या रिलीज करेंगे? सिक्रीट करेंगे वाटर, और साथ ही में कुछ इलेक्ट्रोलाइट सिक्रीट करेंगे। कौन सिक्रीट करेंगे? एंटेरोसाइट्स। ये सब कहाँ प्रेजेंट होते हैं? क्रिप्ट्स में प्रेजेंट होते हैं। जो विलाई की जो ये बीच वाली क्रिप्ट होती है, कौन सी होती है? क्रिप्ट ऑफ लिबरकन। क्रिप्ट ऑफ लिबरकन में प्रेजेंट होते हैं ये सारे सेल्स, गॉबलेट सेल्स, एंटेरोसाइट, पेनेथ सेल्स। ये सारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं? क्रिप्ट ऑफ लिबरकन में प्रेजेंट होते हैं, राइट। सो जो म्यूकस होता है वो प्रोटेक्ट करता है ड्यूडेनल वॉल को फ्रॉम गेटिंग डाइजेस्टेड। क्योंकि क्या हो रहा है? क्यों डाइजेस्ट हो सकती है? क्योंकि काइम कैसा है? एसिडिक है उसका नेचर। So digestion of most of the nutrients take place in the duodenum under the action of various enzymes. काफ़ी सारे क्या होते हैं? enzymes रिलीज होते हैं। कहाँ पे? डुओडेनम में रिलीज होते हैं। क्योंकि डुओडेनम में कहाँ से जूसेस आ रहे हैं? बाइल आ रहा है। कहाँ से? लिवर से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? लिवर से आ रहा है। पैनक्रियाटिक जूसेस भी आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? पैनक्रियाटिक जूसेस भी आ रहे हैं, जिनमें क्या होगा? शुगर के लिए पैनक्रियाटिक अमाइलेज होगा। क्या होगा? पैनक्रियाटिक अमाइलेज होगा। ये क्या करेगा? ये भी शुगर को ब्रेक डाउन करेगा। सो पैनक्रियाटिक अमाइलेज क्या करेगा?
पैनक्रियाटिक एमाइलेज भी स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देगा। स्टार्च को किस में ब्रेक डाउन कर देगा? इनटू माल्टोस, आइसोमाल्टोस, यहाँ पे प्लस लगाएंगे, आइसोमाल्टोस प्लस अल्फा डेक्सट्रिन्स, किस में कर देगा? अल्फा डेक्सट्रिन्स में कर देगा, राइट। सो अब एक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस, ये हमने देखा अभी पीछे कि जो पैनक्रियाटिक जूस है उसमें स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम, यहाँ पे हाइफन नहीं आएगा, ये एक साथ होगा एंजाइम वर्ड, कॉल्ड पैनक्रियाटिक अमाइलेज विच कन्वर्ट्स, ये क्या होगा? अल्फा अमाइलेज, जो कि माल्टोज को, आइसोमाल्टोज को एंड अल्फा डेक्सट्रिन को कन्वर्ट कर देगा, राइट। अब जो बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं पैनक्रियाटिक जूस में, वो न्यूट्रलाइज करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। कहीं भी अगर आप बाइकार्बोनेट आयंस पढ़ेंगे, वो क्या काम है उनका, क्यों आए हैं? वो न्यूट्रलाइज करने आए हैं। क्या करने आए हैं? न्यूट्रलाइज करने आए हैं। किसको? अभी तक तो हमारे को ये रट जाना चाहिए कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट के आयंस हैं वो किसको न्यूट्रलाइज करेंगे? HCl को न्यूट्रलाइज करेंगे, राइट। अब इंटेस्टिनल जूसेस की अगर हम यहाँ बात करते हैं तो काफ़ी हद तक क्या होएगा? माल्टोज का डाइजेशन होगा। क्या होगा? माल्टोज का डाइजेशन होगा, आइसोमाल्टोज का डाइजेशन होगा। किसका होगा? आइसोमाल्टोज का होगा। सुक्रोज का डाइजेशन होगा, लैक्टोज का डाइजेशन होगा। लैक्टोज किस में है? मिल्क में है, राइट। क्या क्या है? माल्टोज का डाइजेशन है। कौन करेगा माल्टोज का डाइजेशन? माल्टोज का डाइजेशन करेगा माल्टेज। कौन करेगा? माल्टेज। आइसोमाल्टोज का कौन करेगा? आइसोमाल्टेज। सुक्रोज का कौन करेगा? या तो सुक्रेस होगा या फिर हम उसको बोलेंगे इनवर्टेज। लैक्टोज का कौन करेगा? लैक्टेज। ठीक है, ये लैक्टेज लिखा है। एंड यहाँ पे एक और रह गया हमारा, कौन सा? अल्फा डेक्सट्रिन को कौन डाइजेस्ट करेगा इंटेस्टिनल जूस में? अल्फा डेक्सट्रिन को करेगा डेक्सट्रीनेज। कौन करेगा? डेक्सट्रीनेज। अब माल्टोज टूट के क्या बनाएंगे? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बनाएंगे, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। माल्टोज क्या है? डाइसैकेराइड है, साथ साथ याद करते जाओ। और ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या बन गए? दो दो मोनोमर्स बन गए। आइसोमाल्टोज भी सेम एज माल्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। सुक्रोज की बात आती है तो यहाँ पे हम लिखेंगे ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। क्या लिखेंगे? ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर क्या बना है? डाइसैकेराइड सुक्रोज। लैक्टोज को आप कैसे याद रखेंगे? ग्लूकोज तो यहाँ आएगा ही आएगा, साथ में फ्रक्टोज की जगह यहाँ क्या आएगा? दूसरा मोनोमर गैलेक्टोज। सो लैक्टोज से आप याद रखेंगे कि लैक्टोज में क्या है? ग्लूकोज तो है ही है, साथ में क्या है? गैलेक्टोज। अब अल्फा डेक्सट्रिन को ब्रेक डाउन करेगा डेक्सट्रिन, तो क्या बनाएगा? ग्लूकोज के यूनिट्स बना देगा। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। तो ये जो सारे रिएक्शंस थे विच एक्ट एज फॉलोज, मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिए हैं। ठीक है, अब लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या होता है? आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग मिल्क या मिल्क के प्रोडक्ट्स नहीं खा सकते, दूध नहीं खा सकते, पनीर नहीं खा सकते, उनको एलर्जी हो जाती है। क्या हो जाती है? एलर्जी हो जाती है, इनडाइजेशन हो जाता है, वॉमिटिंग, नोजिया भी हो सकता है, साथ में उल्टी भी आ सकती है, जी घबरा सकता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? लैक्टोज के इनटॉलरेंस हो जाते हैं, क्योंकि लैक्टोज कैसा काम करने लगता है? एज एन एलर्जन। लैक्टोज कैसे काम करता है? एक एलर्जन की तरह काम करता है। क्यों काम करता है एक एलर्जन की तरह? क्योंकि लैक्टोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम कौन सा है? लैक्टेज है। ये शरीर में बनना बंद हो जाता है, इस वजह से लैक्टोज डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। क्या नहीं हो पाता है? जब लैक्टेज ही नहीं होगा, इसको डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम ही नहीं होएगा, तो क्या लैक्टोज डाइजेस्ट हो पाएगा? क्या लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा।
इसलिए कुछ ह्यूमन बींग्स में डाइजेशन लैक्टोज का नहीं हो पाता है। ऐसे लोगों में जो लैक्टोज है मिल्क का वो अनडाइजेस्टेड रहता है एंड फर्मेंट होने लगता है, सड़ने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, गैस बनती है और एसिड बनने लग जाते हैं। सो गैस बनने से क्या होगा, फ्लैट्यूलेंस होएगा। क्या होएगा, गैस बनने से फ्लैट्यूलेंस होगा, एसिडिटी हो सकती है, और क्या हो सकता है, गैस और एसिड बनने की वजह से इनडाइजेशन भी हो सकता है, साथ में नौजिया की फीलिंग और वॉमिटिंग और डायरिया भी हो सकता है, दस्ते भी लग सकती हैं। इससे क्या होता है, फ्लैट्यूलेंस भी हो सकता है, इंटेस्टिनल क्रैम्प्स, पेट में दर्द और डायरिया, दस्ते भी लग सकती हैं। तो ऐसे लोगों को अगर क्या लेना है, मिल्क प्रोडक्ट लेना है, तो सिर्फ क्या लेना चाहिए, या तो योगर्ट लेना चाहिए या फिर क्या लेना चाहिए, कर्ड लेना चाहिए। सो दीज पर्सन शुड टेक योगर्ट, और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, कर्ड कर देंगे, बिकॉज lactose is fermented into lactic acid in them. lactic acid बन जाता है। This does not pose any digestion और digestive प्रॉब्लम, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं वो कर्ड खा सकते हैं, या फिर योगर्ट ले सकते हैं, या फिर वो और क्या ले सकते हैं, जो छाछ होती है हमारी, बटर मिल्क, वो भी वो लोग ले सकते हैं। ठीक है, अब हमारा क्या हो गया, सारा डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स खत्म हुआ। ओरल कैविटी में हमने देख लिया, पैनक्रियाटिक जूस से हमने देख लिया, एंड इंटेस्टिनल जूसेस से भी हमने देख लिया। ठीक है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स कैसे होएगा, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स किससे होएगा, प्रोटीन्स कहाँ कहाँ होएगा, प्रोटीन्स किससे डाइजेस्ट होता है, पहले तो ये देख लेते हैं किससे डाइजेस्ट होता है, प्रोटीनेजेस, या फिर इनको और क्या बोल सकते हैं, प्रोटीएजेस। क्या बोल सकते हैं, प्रोटीएजेस भी बोल सकते हैं। अब जो प्रोटीन्स होते हैं वो उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन होते हैं, प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन होते हैं, प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं। सो प्रोटीन्स आर ब्रोकन डाउन टू अमीनो एसिड्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो प्रोटीन्स के ऊपर जब कौन एक्ट करता है, प्रोटीएजेस एक्ट करते हैं, तो वो किस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, या तो प्रोटीओजेस में, या पेप्टाइड्स में, या पेप्टोन्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। अब इनको डाइजेस्ट करने के लिए, फर्दर स्मॉलर पेप्टाइड्स बनाने के लिए, साथ में ए मतलब अमीनो एसिड्स बनाने के लिए हमारे को और प्रोटीएजेस की ज़रूरत पड़ती है। सो प्रोटीन्स आर ब्रोकन डाउन टू अमाइनो एसिड्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अब एंजाइम्स जो हाइड्रोलाइज करते हैं प्रोटीन्स को, उनको क्या बोलते हैं, प्रोटीएजेस, या फिर पेप्टाइड्स को जो तोड़ते हैं उनको क्या बोलते हैं, पेप्टाइडेजेस। इतनी बात समझ आ गई। Many of these enzymes are secreted in the inactive form। ये तो हमें पता ही है कि जो प्रोटीएजेस या पेप्टाइडेजेस होते हैं वो कैसे फॉर्म में आते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में आते हैं। इसलिए उनके आगे क्या लगा हुआ होता है, प्रो लगा होता है। उनको क्या बोलते हैं, प्रो एंजाइम्स, क्योंकि उनके जो एक्टिव फॉर्म्स हैं वो सेल्यूलर या एक्स्ट्रा सेल्यूलर प्रोटीन्स को हाइड्रोलाइज कर देंगी। Inactive forms of enzymes are converted into their active forms at the site of their action। जहाँ उनको एक्शन करना है वहीं पे उनको एक्टिव फॉर्म में बदला जाएगा। सलाइवा में किसी भी तरीके का प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम नहीं होता है, लेकिन सलाइवा क्या करती है, बहुत सारे प्रोटीन्स को क्या कर देती है, डीनेचर कर देती है। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स कहाँ होता है, ओरल कैविटी में नहीं होता है। सो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स डज नॉट अकर in the oral cavity, does not occur in the oral cavity. Saliva can denature the uncooked natural proteins such as that present in raw eggs, unboiled milk and uncooked germinating seeds. ठीक है, अब हम बात करेंगे डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स इन स्टमक। कहाँ बात करेंगे, स्टमक में बात करेंगे।
तो स्टमक में क्या रिलीज होता है, गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है। सो एक्शन ऑफ क्या देखेंगे हम, गैस्ट्रिक जूस देखेंगे, ठीक है। सो द स्टमक नॉर्मली स्टोर्स द फूड फॉर 4 to 5 hours। अब स्टमक में जो खाना है वो 4 से 5 घंटे रहता है, राइट। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं या फिर जो क्या थे हमारे ऑक्जेंटिक सेल्स थे, क्या थे, ऑक्जेंटिक सेल्स थे, वो क्या रिलीज करते हैं, HCl रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं, HCl रिलीज करते हैं। तो जो HCl है वो क्या करता है, वहाँ के जो बैक्टीरिया होते हैं या जो हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं उनको किल कर देता है। लेकिन उस HCl का एक और काम होता है बहुत बड़ा, कि जो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम्स है, इनएक्टिव फॉर्म है किनके, एंजाइम्स के, उनको किस में बदल देगा, एक्टिव फॉर्म में बदल देगा। किस में बदल देगा, एक्टिव फॉर्म में बदल देगा। कौन करेगा ये काम, HCl करेगा ये काम। तो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है वो स्टमक में क्या सिक्रीट करती हैं, गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट करती हैं। और गैस्ट्रिक जूसेस में से एक गैस्ट्रिक जूस कौन सा होगा, HCl होगा। चीफ सेल्स और जो हमारे कौन से होते हैं, जो चीफ सेल्स होते हैं वो क्या सिक्रीट करते हैं, पेप्सिनोजन करते हैं सिक्रीट, और क्या सिक्रीट करते हैं, प्रोरेनिन सिक्रीट करते हैं। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो सिक्रीट करा, किसने सिक्रीट करा, ऑक्जेंटिक सेल्स ने सिक्रीट करा। किसने सिक्रीट करा, ऑक्जेंटिक सेल्स ने सिक्रीट करा। ये स्टमक के पीएच को कितना रखते हैं, 1.5 से 2.5 तक। लेकिन ये पीएच सिर्फ किस में रहेगा, अडल्ट्स में रहेगा। और जो इन्फेंट्स हैं उनमें पीएच कितना रहेगा, 5.0 रहेगा। जो HCl है वो क्या करेगा, किल करेगा बैक्टीरिया को और दूसरे हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स को। HCl जो है अब क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा पेप्सिनोजन। तो पेप्सिनोजन कैसा फॉर्म है, इनएक्टिव फॉर्म है। कैसा फॉर्म है, इनएक्टिव फॉर्म है। और प्रोरेनिन भी कैसा फॉर्म है, इनएक्टिव फॉर्म है। अब जो HCl का मैंने आपको कहा था कि एक फंक्शन तो क्या होता है, हार्मफुल बैक्टीरिया को या माइक्रोब्स को किल करना। दूसरा फंक्शन क्या है कि इनके इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव में कन्वर्ट करना। तो एक बार जब पेप्सिन कन्वर्ट हो जाता है या पेप्सिन बन जाता है तो वो दूसरे पेप्सिनोजन को भी पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। जब एक पेप्सिन दूसरे पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है उसको कहते हैं ऑटो कैटालिटिक रिएक्शन। क्या कहते हैं, ऑटो कैटालिटिक रिएक्शन। पेप्सिन और रेनिन इनवर्टिब्रेट्स में एब्सेंट होते हैं। जो गैस्ट्रिक जूस है वो थरली मिक्स हो जाता है फूड के साथ जब तक वो सेमी फ्लूइड ना बन जाए। और उस सेमी फ्लूइड फूड को हम क्या कहते हैं, जो स्टमक में बनता है उसको बोलते हैं काइम। तो अब इसके रिएक्शंस देख लें। तो चलिए एक नई स्लाइड ले लेते हैं यहाँ पे और उसके ऊपर रिएक्शंस देखेंगे। तो यहाँ पर क्या क्या सिक्रीट हो रहा है, हमारा HCl सिक्रीट हो रहा है। तो क्या हो रहा है, HCl के साथ में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स और क्या सिक्रीट कर रही हैं, जो चीफ सेल्स हैं वो क्या सिक्रीट कर रहे हैं, पेप्सिनोजन सिक्रीट कर रहे हैं। क्या सिक्रीट कर रहे हैं, पेप्सिनोजन सिक्रीट कर रहे हैं। साथ ही में वो और क्या सिक्रीट कर रहे हैं, बच्चों में प्रोरेनिन सिक्रीट कर रहे हैं। तो पेप्सिनोजन के ऊपर क्या आना चाहिए, किसका एक्शन होएगा, HCl का एक्शन होएगा। किसका एक्शन होएगा, HCl का एक्शन होएगा। तो क्या बनाएगा, क्या बन जाएगा, पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। और पेप्सिन दूसरे पेप्सिनोजन को किस में बदल देगा, पेप्सिन में बदल देगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑटो कैटालिटिक रिएक्शन, मतलब खुद ही को खुद एक्टिवेट करना, ऑटो कैटालिटिक रिएक्शन बोलते हैं, राइट। अब जो प्रोरेनिन है, प्रोरेनिन भी HCl से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेनिन में, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। पेप्सिन और रेनिन दोनों क्या है, एक्टिव फॉर्म्स है। पेप्सिन और रेनिन क्या है, एक्टिव फॉर्म्स है।
पेप्सिन क्या करेगा? पेप्सिन जो है वो प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करेगा। प्रोटीन्स को पेप्सिन क्या करेगा? ब्रेक डाउन करेगा इनटू प्रोटीओजेस। किसमें? प्रोटीओजेस प्लस पेप्टोन्स में। प्रोटीओजेस और पेप्टोन्स में कौन कन्वर्ट करेगा? पेप्सिन कन्वर्ट करेगा। कौन कन्वर्ट करेगा? पेप्सिन कन्वर्ट करेगा। अब जो ये प्रोरेनिन HCl की प्रेजेंस में रेनिन बना है, इसका काम क्या है? तो ये जो रेनिन है जब बच्चों में प्रेजेंट होता है, ये रेनिन कहाँ होता है? सिर्फ और सिर्फ इन्फेंट्स में प्रेजेंट होता है, जिनकी डाइट में क्या होता है? मिल्क डाइट होती है। जिनकी जो दूध पीते हैं बच्चे, उनमें क्या प्रेजेंट होता है? रेनिन प्रेजेंट होता है। अब जो ये रेनिन है, ये S जैसा लग रहा है N, लेकिन है क्या? ये N है, ठीक है। अब जो ये रेनिन है ये क्या करता है? जो हमारे मिल्क में प्रोटीन होता है केसीन, हमारे बच्चों के मिल्क में क्या प्रेजेंट होता है? मिल्क में कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है? केसीन प्रेजेंट होता है। तो बच्चों के पेट में क्या होता है? रेनिन होता है, जो कि केसीन को किस में चेंज कर देगा? केसीन को किस में चेंज कर देगा? पैराकेसीन में। किस में चेंज कर देगा? पैराकेसीन में। और ये काम कौन करेगा? ये काम करेगा रेनिन। कौन करेगा? रेनिन करेगा। अब जो ये पैराकेसीन है, पैराकेसीन कैल्शियम के साथ मिलकर क्या बना लेगा? पैराकेसिनेट बना लेगा। क्या बना लेगा? पैराकेसिनेट बना लेगा, जिसको और क्या बोलते हैं हम? कर्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ड भी बोलते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि बच्चे ने अभी अभी दूध पिया है और थोड़ी ही देर बाद उसके मुंह से उल्टी आ रही है, और वो उल्टी कैसे हो रही है? वाइट कर्ड के फॉर्म में है। तो जो वो उल्टी निकली है, पेट से जो रीगर्जिटेशन हुआ है, मतलब पेट में जाके जो दूध वापस ऊपर आया है, वो किस फॉर्म में आया है? पैराकेसिनेट के फॉर्म में आया है। अगर उल्टी नहीं होती है तो पैराकेसिनेट पर, किस पे? पैराकेसिनेट पर किसका एक्शन होएगा? पेप्सिन का एक्शन होएगा। किसका एक्शन होएगा? पेप्सिन का एक्शन होएगा। और पैराकेसिनेट से क्या बन जाएंगे? छोटे छोटे पेप्टाइड्स बन जाएंगे, जिनको बोलते हैं पेप्टोन्स। जिनको क्या बोलते हैं बच्चों में? पेप्टोन्स बन जाएंगे, राइट। तो ये आपको रिएक्शन समझ आए कि HCl का कितना बड़ा काम है। अगर हमारे पेट में HCl ना हो तो क्या पेप्सिनोजन पेप्सिन बनाएगा? नहीं बनाएगा। तो क्या प्रोरेनिन रेनिन बनाएगा? नहीं बनाएगा। तो अगर हमारे पेट में HCl नहीं सिक्रीट होगा तो क्या होगा? ये दोनों एंजाइम्स इनएक्टिव फॉर्म में ही बैठे रहेंगे और पेप्सिन और रेनिन नहीं बनेंगे, तो जो हमारे प्रोटीन्स हैं उनका डाइजेशन ठप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाइजेशन ठप हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? आगे बढ़े तो अब हम आते हैं फंक्शंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड पे। मैंने क्या बताया था आपको? सबसे पहला काम होगा कि वो हार्मफुल बैक्टीरिया और माइक्रोब्स को किल करेगा, राइट। और एसिडिक मीडियम देता है स्टमक में गैस्ट्रिक डाइजेशन के लिए। पेप्सिनोजन को पेप्सिन बनाएगा और प्रोरेनिन को रेनिन बनाएगा। फूड को सॉफ्ट करेगा और डिसॉल्व करेगा the cement materials between the cells of the food in order to make them readily available for enzyme action। तो जो फूड है, जो बोलस आ रहा है, बोलस तो अभी भी पार्शली डाइजेस्टेड है ना, तो बोलस के साथ में जब HCl घुल जाएगा तो क्या बनाएगा? काइम बनाएगा। और काइम क्या है? सेमी फ्लूइड मास ऑफ फूड है, राइट। HCl जो है वो स्टॉप कर देता है और क्या? गैस्ट्रिक अमाइलेज का काम, सलाइवरी एंजाइम का काम रुक जाता है। साथ ही में यहाँ कौन एक्टिव हो जाता है? HCl के आते ही गैस्ट्रिक अमाइलेज भी इनहिबिट हो जाता है। क्या इनहिबिट हो जाता है? गैस्ट्रिक अमाइलेज। याद आ रहा है कि हाईली एसिडिक कंडीशंस में गैस्ट्रिक अमाइलेज इनहिबिट हो जाता है।
It is believed to control the opening and closing of pyloric opening of the stomach. जो pyloric opening है जिससे कि stomach से खाना कहाँ जाएगा, डुओडेनम में जाएगा. पाइलोरिक एंट्रम, पाइलोरिक कैनाल याद आ रही है, उसकी ओपनिंग भी किसके ऊपर है, HCl के ऊपर है. तो भैया HCl बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी ह्यूमन बीइंग के डाइजेशन में, फूड के डाइजेशन में, ह्यूमन बीइंग के डाइजेशन में नहीं. अब हम बात करेंगे प्रोटीन का डाइजेशन इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन. तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमें क्या करवाना है, प्रोटीन का डाइजेशन करवाना है. एक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूसेस. अब पैनक्रियाटिक जूसेस का कैसे एक्शन होएगा, तो पैनक्रियाटिक जूस में कौन है, प्रो एंजाइम ट्रिप्सिनोजन है. यहाँ पे ये हाइफन नहीं आएगा, ये क्या है, ट्रिप्सिनोजन, ये एक ही वर्ड है, ठीक है. काइमोट्रिप्सिनोजन एंड प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंड एंजाइम इलास्टेज. तो ये सारे एंजाइम्स हमने पढ़े थे पैनक्रियाटिक जूस में, ये सारे एंजाइम्स हमने पढ़े थे, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंड इलास्टेज, ये सारे पढ़े थे. साथ ही में हमने यह भी पढ़ा था कि इसमें और क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट के आयंस होते हैं. सोडियम बाइकार्बोनेट के आयंस होते हैं जो कि क्या करते हैं, HCl को न्यूट्रलाइज करते हैं. क्या करते हैं, HCl को न्यूट्रलाइज करने में मदद करते हैं. इतनी बात समझ आ गई. अब क्या होगा, जो ट्रिप्सिनोजन है, ऑल दीज आर कंसर्न विद प्रोटीन डाइजेशन, सारे प्रोटीन डाइजेशन में होंगे. जो बाइल है दैट प्रोवाइड्स अल्कलाइन मीडियम फॉर वेरियस रिएक्शंस. क्या है, जो बाइल है अल्कलाइन मीडियम देता है फॉर वेरियस रिएक्शंस. और ये सारे रिएक्शन हम एक न्यू स्लाइड पे देखेंगे. आ जाते हैं न्यू स्लाइड पे, ठीक है, यहाँ से हम आ जाते हैं न्यू स्लाइड पे, राइट. अब क्या हो रहा है, बताओ क्या हो रहा है. अब यहाँ पे क्या आ गया है, ट्रिप्सिनोजन आ गया है. कौन आ गया है, ट्रिप्सिनोजन आ गया है. काइमोट्रिप्सिनोजन आ गया है. कौन आ गया है, काइमोट्रिप्सिनोजन आ गया है. और कौन आ गया है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज भी आ गए हैं. ये सारे आ गए हैं. ये सब किस में है, पैनक्रियाटिक जूस में है. ये सब किस में है, इनएक्टिव फॉर्म्स में है, इनएक्टिव फॉर्म में है. और कहाँ है ये, पैनक्रियाटिक जूस में है. कहाँ है ये, पैनक्रियाटिक जूस में है. इतनी बात समझ आ गई. इन सब को एक्टिवेट करना है, इन सब को क्या करना है, एक्टिवेट करना है. तो इंटेस्टिनल जूस में हमने एक एंजाइम पढ़ा था, क्या, एक और यहाँ पे नई स्लाइड ले लेते हैं. क्या लिखना है हमें यहाँ पे, ट्रिप्सिनोजन. तो ट्रिप्सिनोजन को क्या बनाना है, डाइजेशन के लिए क्या बनाना है, ट्रिप्सिन बनाना है. अब भैया ये ट्रिप्सिन कैसे बनेगा, इसको तो एक्टिवेशन चाहिए ना. अब क्या यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास HCl प्रेजेंट है एक्टिवेशन के लिए, नहीं, क्योंकि म्यूकस आ गया. यहाँ पे बाइल ने एसिडिक कंडीशंस को क्या कर दिया, अल्कलाइन कर दिया. पैनक्रियाटिक जूस में क्या प्रेजेंट है, सोडियम बाइकार्बोनेट आयंस प्रेजेंट है, उसने भी एसिडिक कंडीशंस को क्या कर दिया, अल्कलाइन कर दिया. तो यहाँ पे एसिड तो मिलेगा ही नहीं, तो किसी और को आना पड़ेगा ना भैया. तो कौन आएगा यहाँ पर, इंटेस्टिनल जूस में एक एंजाइम है जिसका नाम है एंटेरोकाइनेज. क्या नाम है इस एंजाइम का, एंटेरोकाइनेज है, जो कि ट्रिप्सिनोजन को किस में बदल देगा, ट्रिप्सिन में बदल देगा. अब क्या होगा, जो दूसरे एंजाइम्स हैं इनएक्टिव फॉर्म में, कौन कौन है, काइमोट्रिप्सिनोजन किस में बदल जाएंगे, काइमोट्रिप्सिन में. कौन बदलेगा इनको, कौन बदलेगा, ट्रिप्सिन बदलेगा. कौन बदलेगा, ट्रिप्सिन बदलेगा. एक और एंजाइम है इनएक्टिव फॉर्म में, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज. कौन है, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज.
अब प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज भी किसमें चेंज होएगा, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज बनेगा। क्या बनेगा, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज बनेगा। कौन इसको एक्टिवेट करेगा, कौन करेगा, जल्दी बताओ, ट्रिप्सिन करेगा। कौन करेगा, ट्रिप्सिन करेगा। तो ट्रिप्सिन को एक्टिवेट किसने किया, एंटेरोकाइनेज ने। फिर ट्रिप्सिन ने किसको एक्टिवेट किया, काइमोट्रिप्सिनोजिन को और प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज को इनटू काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सी पेप्टाइडेज रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे जब ये इतने सारे एंजाइम्स एक्टिव हो गए हैं तो कुछ ना कुछ तो काम होगा ना भैया। क्या होगा, कुछ ना कुछ तो काम होएगा। तो देखिए क्या काम होएगा। तो चलो देखते हैं, एक नई स्लाइड यहाँ पे ले लेते हैं और एक नई स्लाइड ले लेते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो प्रोटीन्स हैं उन पे एक्शन होएगा इन एंजाइम्स का। जो प्रोटीन्स हैं उन पे एक्शन होएगा किसका, ट्रिप्सिन का एक्शन होएगा। किसका एक्शन होएगा, ट्रिप्सिन का एक्शन होएगा। और क्या बनेगा, क्या बनेगा, लार्ज पेप्टाइड्स बनेंगे। लंबे लंबे बड़े बड़े अमीनो एसिड्स के चेन बन जाएंगे, लार्ज पेप्टाइड्स बनेंगे। ठीक है, मान लीजिए ये क्या है, एक प्रोटीन है। ये क्या है, एक प्रोटीन है। अब ये प्रोटीन टूट गया है, ये प्रोटीन क्या हो गया है, टूट गया है बीच में से, टूट गया है बीच में से। ये क्या है, लॉन्ग अमीनो एसिड की चेन है। तो अब यहाँ क्या रह जाएगा, सिर्फ छोटी छोटी ये चेन्स रह जाएंगी, छोटी छोटी ये चेन्स रह जाएंगी। और ये क्या है, लार्ज पेप्टाइड्स हैं। क्या है, लार्ज पेप्टाइड्स हैं। अब प्रोटीन्स पे किसका एक्शन और होना बाकी है, काइमोट्रिप्सिन का एक्शन होना भी बाकी है। किसका एक्शन होना बाकी है, काइमोट्रिप्सिन का एक्शन होना भी बाकी है। तो काइमोट्रिप्सिन के एक्शन से और क्या बनेगा, लार्ज पेप्टाइड्स बन जाएंगे और लार्ज पेप्टाइड्स बन गए। साथ ही में हमारे पास यहाँ पे और कौन है, एक और एंजाइम है इलास्टेज, जो क्या कर एक और एंजाइम है इलास्टेज, जो कि किसको डाइजेस्ट करेगा, इलास्टिन को डाइजेस्ट करेगा। इलास्टिन को कौन डाइजेस्ट करेगा और क्या बनाएगा, लार्ज पेप्टाइड्स बनाएगा। इलास्टिन को डाइजेस्ट करके कौन करेगा ये काम, कौन करेगा इलास्टिन को डाइजेस्ट, इलास्टेज। कौन करेगा, इलास्टेज करेगा। अब इन सारे लार्ज पेप्टाइड्स को भी तो डाइजेस्ट करना है। तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम नहीं आया हमारा, लार्ज पेप्टाइड्स को भी तो स्मॉलर पेप्टाइड्स बनाना है ना। किस में कन्वर्ट करना है, डाई पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करना है, साथ ही में अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे कौन आएगा हमारा, कौन आएगा, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। कौन आएगा, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज आएगा। इतनी बात समझ आ गई। इतना डाइजेशन होके डाइपेप्टाइड्स और ये अमीनो एसिड्स कहाँ चले जाएंगे, इंटेस्टाइन में चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे, इंटेस्टाइन में चले जाएंगे। However, some invertebrates like insects secrete enzymes for digesting fibrous proteins। शायद पीछे हमारी थ्योरी छूट गई है कोई, ये रही। सो ये हमने रिएक्शंस देख लिए पीछे। सो प्रिडेटरी एनिमल्स जो क्या होते हैं, दूसरे जानवरों को खाते हैं। ट्रिप्सिन क्या करता है, उनमें हाइड्रोलाइज कर देता है फिब्रिनोजन को। जो फिब्रिनोजन ब्लड में प्रेजेंट होता है, क्योंकि वो दूसरा एनिमल को खा रहे तो उनमें क्या जा रहा है, ब्लड जा रहा है। क्या जा रहा है, ब्लड जा रहा है। तो ब्लड में क्या होगा, फिब्रिनोजन होगा। क्या होगा, फिब्रिनोजन होगा इनटू फिब्रिन, लीडिंग टू ब्लड कोएगुलेशन। तो क्या होगा, जो ब्लड का कोएगुलेशन करता है वो कौन करता है, फिब्रिनोजन करता है। तो वो फिब्रिनोजन को क्या कर देते हैं, हाइड्रोलाइज कर देते हैं। मोस्टली वर्टिब्रेट्स में क्या नहीं होते, प्रोटीएजेस नहीं होते डाइजेस्ट करने के लिए फाइब्रस एनिमल प्रोटीन्स को, जैसे कि हेयर, केराटिन एंड सिल्क फाइब्रोइन एंड वूल प्रोटीन।
लेकिन क्या होता है, कुछ इंसेक्ट्स में क्या होता है, कुछ इंसेक्ट्स में क्या सिक्रीट कर सकते हैं, वो फाइब्रस प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम सिक्रीट कर सकते हैं। इसलिए कुछ आर्थ्रोपोड्स ऐसे होते हैं जो कि क्या कर सकते हैं, सिल्क के फैब्रिक्स को और वुलन फैब्रिक्स को डैमेज कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं। कई बार हमने देखा है कि ट्रंक में बहुत टाइम से कपड़े पड़े हुए हैं तो उन कपड़ों में कुछ घुन लग जाता है या कीड़े लग जाते हैं और वो क्या कर देते हैं, कपड़े में छेद कर देते हैं। तो कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े होते हैं जो ऐसे एंजाइम सिक्रीट करते हैं जो सिल्क फाइब्रोइन को या फिर वुलन को, ऊन को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे एक्शन ऑफ इंटेस्टिनल जूसेस। तो जो इंटेस्टिनल जूस निकला है उसका काम क्या है, तो इंटेस्टिनल जूस को हमने और क्या बोला था, सकस एंट्रिकस बोला था। इसमें क्या था, इंटेरोकाइनेज था। इंटेरोकाइनेज ने अभी हमने क्या करा, देखा कि उसने ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन बना दिया, राइट। तो उसने क्या किया, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन बना दिया और साथ ही में जो इंटेस्टिनल जूस है उसमें है अमाइनो पेप्टाइडेजेस और डाइपेप्टाइडेजेस, जो क्या करेंगे, जो डाइपेप्टाइडेजेस को क्या बनाएंगे, इनटू अमाइनो एसिड्स। अब देखो क्या होएगा, जो अमाइनो पेप्टाइडेजेस हैं वो क्या करेंगे, जो लार्ज प्रोटीन्स होंगे, जो क्या होंगे, लार्ज प्रोटीन्स होंगे, उनको ये अमाइनो पेप्टाइडेजेस किस में बदल देंगे, डाइपेप्टाइड्स में, साथ ही में अमीनो एसिड्स में बदल देंगे। ठीक है, अब ये डाइपेप्टाइड्स क्या, यहाँ पे एंजाइम लिख देते हैं, यहाँ पे एंजाइम क्या लिखेंगे, अमीनो पेप्टाइडेजेस। ठीक है, अब क्या होगा, जो डाइपेप्टाइड्स हैं, जो क्या है, डाइपेप्टाइड्स हैं, उनके ऊपर किसका एक्शन होएगा, डाइपेप्टाइडेजेस का, और क्या बन जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास अमीनो एसिड्स मिल जाएंगे। इनके ऊपर किसका एक्शन होएगा, डाइपेप्टाइडेजेस का एक्शन होएगा। ठीक है, एंटेरोकाइनेज ने क्या करा, ट्रिप्सिनोजन था, किसमें से आया हुआ, पैनक्रियाटिक जूस का, उसको ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर दिया। फिर जब ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो गया तो ट्रिप्सिन ने क्या किया, काइमोट्रिप्सिनोजन को किस में बदला, काइमोट्रिप्सिनोजन को किस में बदला, काइमोट्रिप्सिन में, और किसको, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज को किस में बदला, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में, राइट। अब उन दोनों ने क्या किया, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, यहाँ पे आ गए हम, काइमोट्रिप्सिन ने क्या किया, लार्ज पेप्टाइड्स बना दिए, प्रोटीन्स को कन्वर्ट कर दिया इनटू लार्ज पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स को ट्रिप्सिन ने कन्वर्ट कर दिया लार्ज पेप्टाइडेज में, इलास्टिन को इलास्टेज ने कन्वर्ट कर दिया लार्ज पेप्टाइड्स में। इन लार्ज पेप्टाइड्स को किसने, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ने किसमें चेंज कर दिया, डाइपेप्टाइड्स में और अमाइनो एसिड्स में। अब इंटेस्टिनल जूस में ये गए, कहाँ पे गए, आगे इंटेस्टाइन्स में गए डाइपेप्टाइड्स और कुछ लार्ज प्रोटीन्स, जो लार्ज प्रोटीन्स बचे थे डाइजेशन से, अभी वो इंटेस्टिनल जूस में जो अमाइनो पेप्टाइड्स हैं उसमें चेंज हो जाएंगे, उससे किसमें चेंज हो जाएंगे, डाइपेप्टाइड्स और अमाइनो एसिड्स में। अब ये जो डाइपेप्टाइड्स हैं, ये डाइपेप्टाइड्स के ऊपर किसका एक्शन होएगा, डाइपेप्टाइडेजेस का, और वो किस में चेंज हो जाएंगे, अमाइनो एसिड्स में चेंज हो जाएंगे। तो इतनी बात समझ आई, ऐसे हमारा प्रोटीन का डाइजेशन होता है, किसमें होता है, हमारी इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो कंप्लीट प्रोटीन का डाइजेशन समझ आया। तो प्रोटीन का मेजॉरिटी डाइजेशन कहाँ हुआ, स्टमक में हुआ और स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ। ओरल कैविटी में तो क्या हुआ, सिर्फ कुछ प्रोटीन्स क्या हो गए, डीनेचर हो गए। तो इतनी बात समझ आए। आज हमने डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स किया और डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स किया। अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे डाइजेशन ऑफ फैट्स, चर्बी कैसे डाइजेस्ट होती है, न्यूक्लिक एसिड्स कैसे डाइजेस्ट होंगे, कौन से एंजाइम्स लगेंगे, कहाँ से वो आएंगे, कौन से ऑर्गन में डाइजेशन होगा, इन सब की बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मिलेंगे हम अब अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बाय।